हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, गुड न्यूज़ तो मिली गई होगी। पोखरियाल अंकल ने आकर क्या बोल दिया है कि भाई साहब, जो सेशन 2020 एंड 2021 के जेई एस्पायरेंट्स हैं, जो नीट एस्पायरेंट्स हैं एंड जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हम लोगों ने सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिडक्शन किया था, वही जेई और नीट में भी कंटिन्यू होगा। तो गुड न्यूज़, अब हमें इस जीओसी केमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर हमें और एक्स्ट्रा चीज़ें, जो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है, वो इस सेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बस हम लोगों के इस चैप्टर में क्या बच रहा है? अब हमारे इस चैप्टर में बच रहा है रेजोनेंस, जो मैं आज की क्लास में कराने वाला हूं। वैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी इसको बहुत डिटेल में करा चुका हूं। दूसरा आपको यहां पर पढ़ना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा आपको पढ़ना है हाइपर कॉन्जुगेशन। बस ये 3 इफेक्ट्स आप लोगों को और पढ़ने हैं और आपका यहां पर चैप्टर खत्म। तो गाइज, इन द प्रीवियस लेक्चर मैं आप लोगों के साथ में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में पढ़ रहा था, और मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो 2 तरीके का देखा जाता है। पहला, किसी अटैकिंग रिएजेंट के वजह से, किसी अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में आकर आपके बॉन्ड घूमने लग जाते हैं, जिसको हम टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। और दूसरे होते हैं परमानेंट इफेक्ट, जो कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ ऐसे एटम या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एटम हो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को इंड्यूस करें, और क्योंकि वो ग्रुप ऑफ एटम या वो एटम आपके मॉलिक्यूल के अंदर ही मौजूद है, ये आपको परमानेंट इफेक्ट देगा। तो मैंने आप लोगों को परमानेंट इफेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। मैंने आपके साथ में पहला परमानेंट इफेक्ट यानी कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे हमारा रेजोनेंस, जो कि हमारा सेकेंड परमानेंट इफेक्ट है, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है हमारा सेकेंड परमानेंट इफेक्ट जो हम लोगों को आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो देखो बेटा, आगे शुरू करते हैं हम लोग, और पहले थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम लोग केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो हमारे पास में कई बार कई ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, हमारे पास में कई बार कई ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आप एक अकेले स्ट्रक्चर को देखकर नहीं बता सकते। अब देखो, जैसे मैंने आपके सामने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है, अब जैसे मैंने आपके सामने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज C6H6। अब अगर मैं बोलूं कि इस स्ट्रक्चर को देखकर इस बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी बता दो, तो आप क्या बता पाओगे? नहीं। यहां पर हम इस बेंजीन को देखकर इसकी सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाएंगे। और सबसे मेजर ड्रॉबैक तो पता है क्या है? आप नॉर्मली हमेशा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जब 2 कार्बन के बीच में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड काफी लंबा होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होती है, और ये होती है 154 पिकोमीटर। लेकिन वहीं अगर आपके 2 कार्बन्स के बीच में यू आर ऑब्जर्विंग अ डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होकर 134 पिकोमीटर्स हो जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस स्ट्रक्चर को देखकर मुझे बताओ कि आपके बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे नो डाउट सर, यहां पर डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी इट इज 134 पिकोमीटर। नो डाउट यहां पर भी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होगी, और यहां पर भी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होगी। लेकिन जब आप इस सिंगल बॉन्ड को ऑब्जर्व करोगे, या इस सिंगल बॉन्ड को ऑब्जर्व करोगे, या इस सिंगल बॉन्ड को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर मिलेगी। यानी बेसिकली आपको बेंजीन के अंदर 3 बॉन्ड 134 पिकोमीटर के और 3 बॉन्ड आपको 154 पिकोमीटर के देखने को मिलेंगे। बट क्या ये रियलिटी है? जी नहीं। रियलिटी में ना तो इसका बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होता है, ना तो इसका बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होता है। रियल बॉन्ड लेंथ जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज 139 पिकोमीटर्स। एंड मजे की बात यह है कि ना तो ये वाला बॉन्ड 154 होगा, ये भी 139 होगा, ये भी 139 पिकोमीटर होगा। यानी सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड 139 के हैं। यानी सारे के सारे बॉन्ड्स आपको कितने मिल रहे हैं? 139 पिकोमीटर्स के।
सो बेसिकली बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखकर कोई नहीं बता सकता कि यार इन सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर या तो ये डबल बॉन्ड नहीं है या तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये इतना छोटा नहीं होता, सिंगल बॉन्ड तो 154 होता है। दूसरा आप बोलोगे सर ये डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इतना बड़ा नहीं होता, डबल बॉन्ड की लेंथ 139 नहीं 134 होती है। मतलब ये स्ट्रक्चर आपके एक केमिकल फॉर्मूले का स्ट्रक्चर आपके एक सब्सटेंस की, एक कंपाउंड की, एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर देखो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है। यार मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहां पर मैं इनके बीच में जो डबल बॉन्ड्स है ये कुछ ऐसे क्रिएट कर दूं, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। क्या मैं डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकता? मतलब अगर हम मान लीजिए हम इन कार्बन्स को नंबर दे दें, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, तो यार ये भी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब आप देखो बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहां पर कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कार्बन 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर कार्बन 6 और कार्बन 1 में डबल बॉन्ड है। यानी सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन और कुछ बदला क्या? नहीं। बॉन्ड लेंथ आपको यहां पर भी सबकी 139 पिकोमीटर ही देखने को मिलेगी। मतलब कि देयर आर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के रियलिटी में आपके सामने 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। एक मैंने उधर बना दिया 1, एक मैंने इधर बना दिया 2। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर को बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बराबर है, दोनों में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बराबर है, दोनों में नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड बराबर है, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बराबर है, दोनों में हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच यानी बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैव इक्वल एनर्जीज ऑल्सो। सो बोथ स्ट्रक्चर्स आर इक्वल इन एनर्जी एज वेल, आर इक्वल इन एनर्जीज एज वेल। इन दोनों स्ट्रक्चर की आपको एनर्जीज भी बराबर मिलेगी। भाई अगर आप इनको तोड़ना चाहोगे तो सेम एनर्जी लगेगी, अगर ये बने होंगे तो भी सेम एनर्जी रिलीज हुई होगी, यानी ओवरऑल ये दोनों सही है। लेकिन दोनों बनने के बाद भी ये दोनों मिलकर भी आपको अभी तक ये नहीं बता पाए कि 139 बॉन्ड लेंथ क्यों है। समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट। सो रेजोनेंस क्या है? बेसिकली रेजोनेंस इज नथिंग बट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। इट इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी रियलिटी में वो नहीं होता, लेकिन हम ऐसा इमेजिन करके एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं जो एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को शो कर सके। कैसे? अब यहां पर मैं देखो बेंजीन का एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, मैं अपने मन से इसको बनाने जा रहा हूं। रियलिटी में, असलियत में इस दुनिया में होता है क्या ये? जी नहीं, असलियत में ये नहीं होता, लेकिन हम इसको बनाएंगे। मैंने यहां पर 6 कार्बन बना दिए और यहां पर मैंने हर कार्बन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड टाइप क्रिएट कर दिया। ये देखो, मतलब यहां पर इसका मतलब क्या है कि इन सबके पास में सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन क्या इन सबके पास में डबल बॉन्ड है? आप बोलोगे नहीं। तो क्या इन सबके पास में डबल बॉन्ड नहीं है? तो भी आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ये पार्शियल बॉन्ड का मतलब क्या है? पार्शियल मतलब थोड़ा सा। तो क्या मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड कैसे बनता है? भाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो बॉन्ड बना, नहीं हुए तो नहीं बना। ये पार्शियल का मतलब क्या होता है? ये हाफ गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम क्या है? भाई होगी तो पूरी होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी, होगी तो शादी करेगी, नहीं तो तुम्हारा काट जाएगी। ये पार्शियल का मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता। तो ये मैंने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया। रियलिटी में, केमिस्ट्री में कोई पार्शियल बॉन्ड होता नहीं है कभी, लेकिन क्योंकि हमें इस पॉइंट को जस्टिफाई करना है कि भाई अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो 154 होना चाहिए, तो सिंगल तो है नहीं है, और अगर पूरा डबल होता तो इसको 134 होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है, इन दोनों के बीच का है। तो भाई बीच का मतलब क्या? ना तो एक हो ना तो दो हो, एक और दो के बीच में हो। तो मैंने सब में क्या बना दिया? पार्शियल बॉन्ड। तो दिस इज योर
एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये है आपका एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर। या आप लोगों को ये यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा देखने को मिलेगा, बीच में जो गोला होता है, दिस गोला स्टैंड फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये है आपका रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट। पहले जरा इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, वैसे हमने इसको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, एक बात बता दूं, इस स्ट्रक्चर को आप लोग रेजोनेटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हो। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसकी जो एनर्जी होगी, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होगी, वो आपके इस स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 की एनर्जी से कम होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, इट ऑलवेज हैव लेस एनर्जी, एंड दीज टू स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 हैव मोर एनर्जी। इनकी एनर्जी आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी। खैर, ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है आपका, ये तो आपका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी एनर्जी आपको हमेशा कम ही मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आप लोग और लिख लीजिए, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी। रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है? आपके जो स्ट्रक्चर 1 और 2 है, यानी जो आपका स्ट्रक्चर जो आपने बनाए थे, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं कंपाउंड के, उनकी एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हो, इसको आप लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हो, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, एक जो आप मन से बना रहे हो या हाइपोथेटिकल जो आपने बनाया, और ये जो दो स्ट्रक्चर इसके केमिकली पॉसिबल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी। खैर, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर, बट स्टिल इफ यू वांट आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलिए, मैं आपको इसका डेफिनेशन कहां लिख के बताऊं? यहां पर ये बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर अपन रब कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बस मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, तो अपन इसका पॉइंट लिख लेते हैं। यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द डिफरेंस in the energies of actual and resonating structures, actual and resonating structures is called as resonating stabilizing energy। ये तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रक्चर 1 है, ये तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रक्चर 2 है। तो ये तुम्हारे एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हो गए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या था? ये वाला, जिसमें हमने डबल बॉन्ड को ट्विन 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 घूमते हुए बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट, अच्छा चलो पहले नोट कर लो फिर बताऊंगा। सर ज्ञान मत बांटो, पहले लिखने दो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, आगे बढ़े, पक्की बात? ओके। तो मेरे रश के कमर, कमर है या कमरा, इसको तू छोटा कर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, अच्छा, और एक एग्जांपल ले लो। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए हैं तो कुछ धमाका करके ही जाएंगे। ओ काके, पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं, नहीं चुपचाप जाते हैं। अब ये देखो, अच्छा तुम्हारे पास में ये कंपाउंड है CH3NO2। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप एक बात समझना, यहां पर एक बात समझना, आप लोग सब जानते हो कि तुम्हारे ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर है, और इसने क्या कर रखा है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस पट्टे ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास में करंटली ये सिचुएशन बनी हुई है। अब क्या होगा, जहां पर तुम्हारे ऑक्सीजन को अपने सामने एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलेगा, भाई नाइट्रोजन में जानता हूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के मुकाबले तो कम है,
और जब उसको ये पाई बॉन्ड दिखेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं लेकिन फिर बता देता हूं, तो ये हमेशा उस पाई बॉन्ड को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका भिखारीपना कभी खत्म नहीं होगा, इसका भिखारीपना कभी खत्म नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, अब अगले केस में, अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा डबल हेडेड एरो से दिखाने चाहिए, ठीक है। तो अगले केस में देखो क्या हो जाएगा, यहां पर तुम्हारे नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 6 ये लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपके ये ऑक्सीजन के पास में भी अभी 3 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन जाने पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो रोने लग जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, मेरा इलेक्ट्रॉन ये वाला चोरी कर लिया, ऑक्सीजन ने दिल चोरी साडा हो गया। तो ये ऑक्सीजन से फिर इसका दुख भी देखा नहीं जाएगा, समझ रहे हो। जब एक ऑक्सीजन चोरी करेगा ना, तो दूसरे ऑक्सीजन का उससे दुख देखा नहीं जाएगा और वो उसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। अब जैसे ही अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहां से ये हट जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा और यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, समझ गए। तो ये क्या हुआ, अब यहां से पॉजिटिव चार्ज भी हट गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। बस क्या हुआ, डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई, मतलब देयर इज एन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज एन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पहले आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दिख रहा था, ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच में। अब आपको डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर दिख रहा है, लेकिन अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नंबर 2 के बीच में दिख रहा है। अब अगले केस में क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, बोलेगा नहीं यार तू नाइट्रोजन अच्छा इंसान नहीं है, तेरी तो ऐसी की तैसी। तो फिर क्या होगा, फिर 1 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपको स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 के बीच में कंपाउंड झूलता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली आप दोनों स्ट्रक्चर लिखकर बता सकते हो कि सर अगर आपके पास में ये CH3NO2 नाम का मॉलिक्यूल आता है, अगर आपके पास में नाइट्रोमीथेन नाम का कंपाउंड आता है, तो इसके 2 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या दोनों स्ट्रक्चर इसकी बॉन्ड लेंथ को या इसके सारी प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं, तो जवाब है नहीं, ना तो ये पूरा है ना तो ये पूरा है। क्यों, क्योंकि वही दिक्कत होगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन यहां पर इसकी और इसकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम लोग इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग इनका बनाएंगे। और देखिए वो कैसा बनेगा, CH3N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यानी ये तो सब ठीक है, बस लोचा गाय में आ रहा डबल बॉन्ड में, तो कभी डबल बॉन्ड इधर है तो कभी डबल बॉन्ड इधर है। तो बेसिकली यहां पर आप डबल बॉन्ड को इस तरीके से स्विंग करता हुआ बता दीजिए, ताकि यहां पर दोनों के बीच में आपको एक पार्शियल डबल बॉन्ड दिखे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस, या आप इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, रेजोनेंस और हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बस ये होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका रेजोनेंस। क्या आपको रेजोनेंस करते आया, अच्छा रेजोनेंस के अंदर किसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो एक जगह पर स्टार बना के बॉन्ड लिख लीजिएगा, दैट योर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड इन रेजोनेंस। क्या स्पेलिंग लिखेगा रे तू, क्या अंग्रेज बनेगा रे, ठीक है मेरे प्यारे गुलगुलो। चलो इसको नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, ठीक है। पक्का, चलिए। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और लिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को रेजोनेंस के बारे में सारी बारीकियां पता चल जाए। यहीं लिख देता हूं, रेजोनेंस की 2 कंडीशन याद रखना, रेजोनेंस करते वक्त 2 कंडीशंस आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ऑलवेज रिमेंबर द 2 कंडीशंस। मार्कर ने उल्टी कर दी क्या, हाँ जी। पहली कंडीशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। मतलब आप यहां पर देखो, यहां पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड 1 होना चाहिए ना, पाई बॉन्ड सॉरी। अगर यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहे हैं आपको, भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो एक बॉन्ड बनेगा।
तो यहां पर भी आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखने पड़ेंगे। अगर यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, नहीं सॉरी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में टोटल 3 बॉन्ड है, तो यहां पर भी टोटल 3 बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए, यानी कि नंबर ऊपर नीचे नहीं, पता चला तुमने अपने मन से ही कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया। ऐसा मत करना, इट शुड ऑलवेज बी सिमिलर, ठीक है। दूसरा, एटॉमिक न्यूक्लियाई शुड बी सेम, मतलब यहां पर एटम मत बदल देना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हो रहा है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ही करना, पता चला कोई भलता एटम ऐड करके कर दिया, नहीं। ये 2 बातों का आप लोग हमेशा ख्याल रखना। खैर ये बोलने वाली बातें, जब एक बार रेजोनेंस करने लगोगे तो चीजें अपने आप से ही क्लियर होने लग जाएंगी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके देता हूं, मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बताकर बताने कि सर इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। मैं एक आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, इट इज योर रिवीजन काइंड ऑफ थिंग। क्या भैया आपने केमिकल बॉन्डिंग मुझसे पढ़ा है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है? चलिए मुझे बताइए, अगर आपके पास में कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 एंड नेगेटिव चार्ज, बताइए इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? आई मीन इसके कितने आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या आप इसके कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हो? एक तो बना हुआ है। अब क्या होगा अगले केस में, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। अगला केस बन के तैयार हो जाएगा, CH3C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है पाई बॉन्ड, इसने अपनी और खींच लिया। इसके पास में 2 लोन पेयर पहले थे, अब 3 हो गए। इसके पास में 3 थे तो अब इसके पास में 2 हो गए। अब अगले केस में क्या होगा? अब अगले केस में यही होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर 2 तरीके से बन सकते हैं। अब आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाकर बताइए, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3COO ये, ठीक है भाई। किसी भी टाइप की परेशानी तो नहीं आ रही है आप लोगों को? पक्की बात, श्योर हो? अगर कोई डाउट आ रहा हो तो भाई पूछ लो, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, रेजोनेंस को सीखते हैं, जितना सीखेंगे उतना मजा आएगा, आपको उतनी प्रैक्टिस बन जाएगी तो और मजा आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लगा कर देख लो, फिर अपन आगे चलेंगे फाइनली। मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर और H। ये क्वेश्चन है क्या? हाँ यही क्वेश्चन है। चलिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर बताओ। सर पहले वाले केस में तो मैं आपको बिल्कुल बिना टेंशन के ये बोल सकता हूं कि ये ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो यहां पर आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज H, CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा? अब इस कार्बन का दुख इस पड़ोसी कार्बन से देखा नहीं जाएगा। भाई इसने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, हाइड्रोजन तो बेचारा गरीब है, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन जिसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन जिसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके इस कार्बन को दे देगा। तो इससे क्या होगा? इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहां पर बन जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, यहां से ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। इससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो था, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था, अब ये उठ के ये इस कार्बन के पास आ गया है। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही है, देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास ही है, लेकिन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आ गया। तो एक तो ये केस हो गया, आया मजा? कोई दिक्कत? अच्छा दूसरा केस पता है क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि ये वाला कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, तो अब यहां पर कार्बन के पास में एक लोन पेयर आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से आपके इस कार्बन पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज।
और ये कार्बन, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसके पास में 2 लोन पेयर है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस कार्बन का दुख इस कार्बन से देखा नहीं जाएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, ये इधर, तो क्या होगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और अब इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये घबराना मत कि सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है, आ सकता है, बिना किसी चिंता के आ सकता है भाई, जब सिचुएशन बनेगी तो आ सकता है। तो आपके पास में यहां पर कितने स्ट्रक्चर होगा इसके रेजोनेंस के, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया और एक स्ट्रक्चर ये हो गया, टोटल 3 स्ट्रक्चर हो गए आपके। तो ये हम एरोज अब हटा देते हैं, आपको एरो से मेरे ख्याल समझ में आ जाएगा। अब आपके पास में टोटल 3 स्ट्रक्चर हो गए। अब यहां पर आपके पास में एक सवाल आ सकता है दैट विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, विच एक्चुअल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो बेटा देखो, अब यहां पर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज है। स्ट्रक्चर नंबर 3 पर भी एक एंड पर नेगेटिव, एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है। यूजुअली आप देखो, एक समय कार्बन पर पॉजिटिव तो दूसरी बार कार्बन पर नेगेटिव, एक समय ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो एक समय ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, मतलब इन पर चार्ज वेरी कर रहा है। लेकिन जब आप इस स्ट्रक्चर नंबर 2 को देख रहे हो, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर ना तो कार्बन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ना ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये पूरी तरीके से स्टेबल है। फिर रेजोनेंस की वजह से इस पर एक तरफ चार्ज सेपरेशन आ जाएगा। यहां पर आप देखो, यू कैन ऑब्जर्व अ चार्ज सेपरेशन, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। यहां पर भी यू कैन ऑब्जर्व अ चार्ज सेपरेशन, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो इन दोनों में यू आर ऑब्जर्विंग अ चार्ज सेपरेशन, इसमें भी और इसमें भी। तब आप मुझे बताओ ज्यादा अच्छा कौन होगा, जिसमें एक एंड पर नेगेटिव एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज झूल रहा हो, या जिसमें कोई चार्ज नहीं, बेहतरीन न्यूट्रल हो। ऑब्वियसली जिसके ऊपर नो चार्ज सेपरेशन है। तो विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल ड्यू टू नो चार्ज सेपरेशन। किसी भी प्रकार का चार्ज सेपरेशन ना होने की वजह से यह स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल होता है। इसको नोट कर लो। अब हम लोग चलेंगे हमारे मीजोमेरिक इफेक्ट या हमारे रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट, जो बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना था। अभी तो हमने रेजोनेंस पढ़ा है, अब जरा रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ चलते हैं। गाइस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के बारे में आप सब लोगों को पता ही है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी एक दो बार उसे एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चलिए हेडिंग डालिए, रेजोनेंस और मीजोमेरिक, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज आर और एम इफेक्ट, प्लस आर और प्लस एम, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करें। ओके, तो व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट या व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। तो देखो, इसके डेफिनेशन पहले आप लिखो। द पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब जानते हैं हम लोग, हाँ, एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाना और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाना। जैसे कि आपका NaCl, NaCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि NaCl के एक एंड पर पॉजिटिव तो दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। Na पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव। जैसे आपका वाटर, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक उसी तरह जो पोलैरिटी होती है, द पोलैरिटी इंड्यूस्ड, द पोलैरिटी इंड्यूस्ड in the molecule due to movement
of pi electrons, due to the movement of pi electrons between two atoms, pi electrons between two adjacent atoms, or pi electron and a lone pair, between two adjacent atom is called as रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। मैं एक बार आपको फिर से इसकी डेफिनेशन समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। रेजोनेंस का या मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए बिटवीन टू एटम्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर शुरुआत में ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अब ये डबल बॉन्ड का मूवमेंट हो जाए और अब ये डबल बॉन्ड तुम्हारे दूसरे ए के साथ बन जाए, तो ये दो एटम के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट हो गया। या तो क्या हो कि आपके एक मॉलिक्यूल के पास, एक एटम के पास में लोन पेयर हो, तो अगली बार ये लोन पेयर शिफ्ट होकर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना ले। या तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड हो और अगली बार ये पाई बॉन्ड मूव करके अपने आप को लोन पेयर में कन्वर्ट कर ले। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, ये मैं आपको शुरुआत में सिखा चुका हूं वैसे। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज, वैसे अपन इसको अगर हटा दें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स इज कॉल्ड एज पोलैरिटी और रेजोनेंस इफेक्ट। पहले इसको जरा नोट कर लो, फिर मैं आपको प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट की तरफ लेकर चलता हूं। नोट करो प्यारे बच्चों। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए ग्रेट। तो अब हम लोग एक एक करके दोनों इफेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी जो इफेक्ट पढ़ाने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एज प्लस आर, और वी कैन से प्लस एम इफेक्ट। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को कोई भी जैसे फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ते हो तो वो मीजोमेरिक का इस्तेमाल करते हैं और इंडियन ऑथर्स रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोनों एक ही, कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो बेटा ये चीज कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास में एक एरोमेटिक कंपाउंड है और यहां पर लेट से लगा हुआ है O और H, यानी यहां पर आपके ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है। अब सबसे पहला आपके मन में सवाल क्या आएगा कि सर ये जो आप इफेक्ट पढ़ा रहे हो, हमने माना कि आप रेजोनेंस पढ़ा रहे हो, लेकिन भैया आप एक बात बताओ ना, बेसिकली बेंजीन तो कुछ ऐसा नजर आता है। मैं बोलूंगा हाँ यार मेरे प्यारे प्यारे गुलगुले, मेरे प्यारे बकुड़े, आपका जो बेंजीन है वो बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फिर आप मेरे से बोलोगे कि सर यहां पर कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं बोलूंगा जी हाँ कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप बिल्कुल गलत नहीं हो। फिर आप बोलोगे सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं बोलूंगा जी हाँ 100% श्योर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप बोलोगे ना सर यहां पर ये जो बॉन्ड है इसमें इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल शिफ्ट होगा। तो आप बोलोगे सर क्या ये बॉन्ड पोलर नहीं हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। मैं बोलूंगा बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है। मैं बोलूंगा जी हाँ यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है यहां पर पक्का इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। 110% यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। मतलब कि इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। क्लियर? क्या ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? ये मैं एरो हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो एक्चुअली अब शुरुआत कैसे होगी। अब यहां पर आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है,
इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। जब कभी भी दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है इन दोनों का। और जब कभी भी कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के हिसाब से जो आपका s ऑर्बिटल होता है, ये न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर लेता है, क्योंकि इसका शेप स्फेरिकल होता है। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर लेता है, तो हम हमेशा ये मानते हैं कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। तो यहां पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हो, इस हाइब्रिडाइजेशन में 50% s ऑर्बिटल का कैरेक्टर है और 50% p ऑर्बिटल का कैरेक्टर है। यहां पर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर 33.3% है और यहां पर p ऑर्बिटल का कैरेक्टर 66.7% है। यहां पर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर 25% है और यहां पर p ऑर्बिटल का कैरेक्टर 75% है। तो आप यहां पर खुद ही देख सकते हो कि जो तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें s ऑर्बिटल का कैरेक्टर कम है। मतलब कि ये जो बॉन्ड बना है दोनों कार्बन के बीच में sp3 ऑर्बिटल की वजह से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, इसमें इस बॉन्ड में s ऑर्बिटल का कैरेक्टर कम है, इसीलिए ये बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है। इसीलिए इस बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है 154 पिकोमीटर, और इसीलिए इन दोनों कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। पर तुम्हारे s ऑर्बिटल में यहां पर कैरेक्टर की कमी है। s ऑर्बिटल का यहां पर कैरेक्टर कम है। s ऑर्बिटल में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी कम है। s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे जब इलेक्ट्रॉन कम है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 25% है, 75% तो p ऑर्बिटल में है जो न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन जब आप यहां पर sp2 को देखते हो तो यहां पर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी लंबाई छोटी हो जाती है 134 पिकोमीटर। मतलब जब भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक इंक्रीज देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर यहां पर आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड होता जिसकी बॉन्ड लेंथ मात्र 120 पिकोमीटर है, इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का, यानी इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और sp का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, फिर sp2 वाले की और फिर sp वाले की। तो ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ्लो चार्ट है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला चार्ट है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि आपका जो बेंजीन का कार्बन है, हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन ने इस कार्बन के इस कोवेलेंट बॉन्ड को पोलराइज कर दिया, अपनी ओर खींच लिया। इससे इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया और इस पर पार्शियल नेगेटिव आ गया। लेकिन ऑन द अनदर हैंड, क्योंकि इस कार्बन के पास में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि इस कार्बन के पास में पाई बॉन्ड है, क्योंकि इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन पर लगातार एक प्रेशर बनाएगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। जैसे अर्नब गोस्वामी बोलता है मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वैसे ये कार्बन क्या बोलेगा? मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। अब हम वो कार्बन नहीं रहे जो sp3 हाइब्रिडाइज थे, अब हम हो गए हैं sp2 वाले, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो ये कार्बन क्या बोलेगा? मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे। तो अब ये ऑक्सीजन बोलेगा कि अच्छा ठीक है, तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं कुछ करता हूं, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए, हम प्रबंध करते हैं। तो ये क्या बोलेगा? अरे यार अपने पास में 2 लोन पेयर पड़े तो हैं, अपने पास में 2 लोन पेयर पड़े तो हैं, दे देंगे तुमको एक।
क्यों रोते हो, तुमको हम दे देंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो तुरंत ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। अब जैसे ये कार्बन का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस पर ट्रांसफर कर देगा, यू विल ऑब्जर्व अ डबल बॉन्ड। अब इसके बाद में एक लोन पेयर बचा और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन से इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, इसके पास में डबल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। अब इस कार्बन पर नजर मारो, इस पर आ गए 5 बॉन्ड, ये नया नया बना है, ये तो सिग्मा है जिसमें पोलैरिटी है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा पोलर बॉन्ड है, ये जो ऑलरेडी ऑक्सीजन की तरफ है, तो इस पर तो आप नजर डाल नहीं सकते, ये तो ऑक्सीजन ने अपने अंडर में ले रखा है। ये नया नया बना है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, बचा कौन सा, ये पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा कि देखो भैया ये वाला हमारा सिग्मा बॉन्ड तो ऑक्सीजन के कंट्रोल में, हम इसको कुछ कर नहीं सकते, ऑक्सीजन से नया नया रिश्ता जुड़ा है, एक नया नया पाई बॉन्ड बना है, इसको भी हम तोड़ नहीं सकते। सिग्मा बॉन्ड तो तुम भी जानते हो ससुरा टूट नहीं पाएगा, तो हम इस कार्बन को कुछ बोल नहीं पाएंगे। तुम्हारा और हमारा सिग्मा बॉन्ड भी जन्मों जन्मों का है, ये भी नहीं टूट पाएगा, क्या हम इस पाई बॉन्ड को तोड़ दें? तो ये कार्बन बोलेगा अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे? तो ये बोलेगा सुनो ना, हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड है, क्यों ना इस बॉन्ड को तोड़ के तुम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो अपने साथ ले जाओ, तुम हमारा इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख लो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हारा समाज में इज्जत बढ़ जाएगा। तो ये बोलेगा हाँ ठीक है, तो ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ के इसको दे देगा। तब जैसे पाई बॉन्ड टूटा, आपको इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आने लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आने लगेगा, इस वजह से इस पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया फंडा? ये चीज इस तरीके से वर्क करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब हम आपको ये चीज वहां पर ड्रॉ करके बताऊंगा, पहले इसको जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए ग्रेट। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि ये चीज कैसे काम कर रही है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर करेगा, तो ये कार्बन अपना पाई बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन पर ट्रांसफर कर देगा। तो अब क्या होगा देखिए, अब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ये बनाया, यहां पर बनाया डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पर डाला एक पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर बना दिया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये इधर शिफ्ट होकर आ गया, तो ये आ गया इस पर नेगेटिव चार्ज, ये और ये अपनी जगह पे। अब क्या होगा पता है, अब ये कार्बन रोएगा, ए बेवकूफ बना दिया रे, काट दिया मेरा, ए बेवकूफ बना दिया रे, बेवकूफ बना दिया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने बोला था कि तू इलेक्ट्रॉन पेयर रख ले, लोग तेरी वाहवाही करेंगे, बोलेंगे वाह लोन पेयर वाला कार्बन कभी देखा है। लेकिन नेगेटिव चार्ज कार्बन को कभी पसंद ही नहीं आता, कार्बन को तो सिर्फ शेयरिंग करना पसंद है, ना तो उसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है ना तो नेगेटिव चार्ज पसंद है। तो अब ये कार्बन रोने लगेगा। अब ये किसके पास जाएगा? भाई इसने तो अभी अभी धोखा दिया है, तो इसके पास तो जा नहीं सकता। ये अपने पड़ोसी कार्बन को बोलेगा ए भैया सुनना, मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले लो ना प्लीज 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 प्लीज। तो ये बोलेगा अच्छा चल ठीक है दे दे यार, चल अपन दोनों भाई डबल बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इसको याद आएगा कि अरे मेरा एक डबल बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ भी है। तो अब ये इस कार्बन को बेवकूफ बनाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर रख ले, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तेरी इज्जत बढ़ जाएगी, तेरे ऊपर लोन पेयर दिखाई देगा। तो ये बोलेगा अच्छा ऐसा है क्या, चल ला दे दे। तो तुरंत आपको यहां पर एक नया डबल बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। ये लोन पेयर अपने ऊपर लेने की वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज लेकर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। अब थोड़ी देर बाद इस कार्बन को रियलाइज होगा कि यार अपन तो बेवकूफ बन गए, अपने को इस कार्बन ने बेवकूफ बना दिया। अब ये किससे डिस्कशन करेगा? इसके पड़ोसी कार्बन से, भाई ले लेना यार। तो बोलेगा चल ले यार। लेकिन फिर इसको याद आएगा कि अरे यार मेरा डबल बॉन्ड तो पड़ोसी कार्बन से बना है, अब मैं क्या करूं? तो ये बोलेगा अरे भाई इलेक्ट्रॉन पेयर रख ले, बहुत इज्जत बढ़ जाएगी तेरी। तो बोलेगा अच्छा चल ला भाई, चल तोड़ दे। पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है, पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसलिए तोड़ लेगा। बोलेगा चल भाई दे दे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आ जाएगा लोन पेयर, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा? अब ये कार्बन बोलेगा अरे तेरी बेवकूफ बन गया, कट गया अपना। तो ये फिर अब बोलेगा कि इसने बेवकूफ बनाया, मैं इसके पास तो जा नहीं सकता,
अब मेरे पास में इसी के पास जाना है, तो ये इसको बोलेगा देख, ना तू पहले होशियारी दिखाता, ना तुझ पर ये डबल बॉन्ड बनता, और ना आज मेरे पर ये नौबत आती। तेरा और मेरा तो दोस्ती का रिश्ता था पहले से, तो तूने दूसरों का बुरा करा तो अल्टीमेटली मेरा बुरा हो गया, तो इस कार्बन को बुरा लगेगा, हाँ यार मैंने अपने दोस्त का ही बेवकूफ कटा दिया। तो ये बोलेगा ठीक है चल आ, तेरा लोन पेयर मेरे को दे। फिर ये कार्बन इस ऑक्सीजन को बोलेगा कि देख ऑक्सीजन, तेरे पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ऐसे गुस्सा ना रहा करो, तुम हंसकरा मुस्कुराया करो, हंसते रहा करो, ये जो तुमने पाई बॉन्ड मेरे साथ बनाया है इसको तोड़ लो और अपना लोन पेयर अपने पास रख लो। तो ये बोलेगा हाँ यार ये बात भी सही है, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन भी मान जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर पहले से था, दूसरा लोन पेयर वापस आ गया। तो ये तुम्हारा रेजोनेंस इस तरीके से चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट। ये है आपका स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड स्ट्रक्चर नंबर 5। ये आपके 5 अलग अलग स्ट्रक्चर जो आपको प्लस आर इफेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। नाउ प्लस आर इफेक्ट का नाम प्लस आर ही क्यों पड़ा? मैंने आपको हमेशा बोला दैट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द अटैच्ड स्पीशीज, यू हैव टू फोकस ऑन द अटैच्ड स्पीशीज, यानी आपकी जो स्पीशीज अटैच्ड हुई है उस पर नजर रखो। कौन सी स्पीशीज अटैच्ड हुई है? हमारी OH। अब OH पर इन 3 स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर 2 एंड 3 एंड 4 पर कौन सा चार्ज है? वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन OH, so therefore it is called as plus R or plus M effect. So when the attached species donates its lone pair of electron to the ring, जब आपकी अटैच्ड स्पीशीज अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिंग को डोनेट कर देगी तो रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इनके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट। अब हमेशा ध्यान रखना ये प्लस आर इफेक्ट OH के अलावा और कौन कौन शो कर सकता है? हमेशा ध्यान रखना ये वो शो कर सकते हैं जो अपने लोन पेयर रिंग में डोनेट कर सके। तो एक ट्रिक याद रख लो, जिनके पास भी लोन पेयर है और वो उसको डोनेट कर सकते हो वही प्लस आर इफेक्ट शो कर सकते हैं। जैसे कि आपका OH, हम लोग जानते हैं हमारे ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। दूसरा आपका सबसे बेस्ट NH2, हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है, ये भी अपना लोन पेयर रिंग में डाल सकता है। तीसरा आपका क्लोरीन, भाई हेलोजन के पास में तो 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी अपना लोन पेयर रिंग में डाल सकते हैं। तो वो सारी स्पीशीज जो कि बेसिकली लोन पेयर कंटेनिंग हो, जो कि अपना लोन पेयर रिंग में ट्रांसफर कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये आपके रिंग के अंदर प्लस आर इफेक्ट जनरेट करेगा, है ना। जैसे और बताऊं मैं आपको, देखो और मैं आपको बताता हूं, ये आपके NCERT में नहीं लिखा हुआ है, प्लस आप इसको देख लीजिएगा, OR अल्कोक्सी ग्रुप। फिर और कौन हो सकता है तुम्हारा? NH और R, ये तुम्हारा नॉर्मल अमाइन, NH2 ग्रुप ये तुम्हारा एनिलीन बनाएगा, ये तुम्हारा 1 और 2 ये तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि एक यहां पर ये बेंजीन रिंग से कनेक्टेड रहेगा ना बेटा, ये भी तुम्हारा बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन हो गया, ये तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन। फिर छठा तुम्हारा टर्शरी अमाइन बना लो, तुम्हारा टर्शरी अमाइन हो गया ये। हाँ, उसके अलावा आप यहां पर चाहें तो आप यहां पर ब्रोमीन लगा दीजिए, ठीक है भैया, ब्रोमीन भी ये काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। इतने सारे ग्रुप है आपके पास में, और भी कई ग्रुप है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में रिलीज कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि इनके पास में लोन पेयर होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, तो ये सब आपके प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। नोट करो, फिर अपन माइनस आर की तरफ चलते हैं। नोट करो, ठीक है, चलिए ग्रेट। अब अगला इफेक्ट आपका माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। अब ये क्या होता है? अब आप समझ ही गए होगे सर इसका उल्टा करना है क्या? हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमको क्या करना है? अब हमको इसका उल्टा करना है। उल्टा मतलब अब हमें रिंग पर डालना है प्लस चार्ज, और हमारी जो अटैच्ड स्पीशीज है उस पर डालना है हमको माइनस चार्ज।
तो आपको हमेशा फोकस किस पर रखना है, आपके अटैच्ड स्पीशीज पर, तो दैट इज कॉल्ड एज -R और -M इफेक्ट। अब ये कैसे होगा देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये बेंजीन का रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर मान लो आपके पास में NO2 लग गया, N डबल बॉन्ड O और O। अब देखो आप लोग सब जानते हो कि जो तुम्हारा ये NO2 ग्रुप होता है, इसमें नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसके पास में 3 लोन पेयर है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जैसे ही एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखता है, आप लोगों को मालूम है इसकी हरकत, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आपका ऑक्सीजन तो कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर बना हुआ है। अब नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया ना, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसने। अब नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपने पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए किससे कोऑर्डिनेशन करेगा, किससे बातचीत करेगा, ये अपने इस कार्बन से बातचीत करेगा जिससे कि ये कनेक्टेड है। अब ये कार्बन क्या बोलेगा, बोलेगा अरे यार तुम पॉजिटिव हो गए, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ये लो मेरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तुम रखो, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुम रखो। क्या बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ऑक्सीजन इस लोन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ करेगा और ये वाला कार्बन अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, सॉरी अपने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को उठाकर इसको दे देगा। तो अब इस वजह से होगा क्या, इस कार्बन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, देखो इस कार्बन का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस इसका डबल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के साथ, ये इसके ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नॉर्मल ऑक्सीजन। बिगड़ा बेचारे इस कार्बन का, इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन था ये उठा के इसने नाइट्रोजन को दे दिया, मतलब ये नाइट्रोजन के पास में तुमको जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन का, इस कार्बन का नुकसान हो गया। अब आ गया तुम्हारे रिंग पर पॉजिटिव चार्ज और तुम्हारे स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा देख मेरे साथ में कितना बुरा करा ये ऊपर वाले कार्बन ने, होशियारी दिखाई, नाइट्रोजन से रिश्ता बनाने के लिए मेरा इलेक्ट्रॉन उठा के उसको दे दिया, मेरे पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो ये नाइट्रोजन, ये कार्बन क्या बोलेगा, रुक मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तू ले ले। तब इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये वाला कार्बन तो सेटिस्फाई हो जाएगा और इस कार्बन का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास में रखा है देखो, लेकिन ये पड़ोसी वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठा के इसने इसको दे दिया, तब इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये तो अभी वैसा ही है, इसको तो अभी कुछ मालूम नहीं है, तो अभी अपनी नई दोस्ती निभा रहा है, मस्त खुश है अभी उसके साथ में, ये जिंदगी जी रहा है। अब क्या होगा, अब ये कार्बन अपने पड़ोसी कार्बन को बोलेगा देख इसने मेरे साथ में कितना बुरा करा, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, ये ऊपर वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठा के इसको चिपका देगा, बोलेगा ठीक है। मतलब जिससे मदद मांगोगे वो अपना पहले भला करेगा और जो मदद मांगने आया है उसका भला करेगा, लेकिन उससे जो जुड़ा हुआ है ये उसकी वाट लगा देगा। अब यह कार्बन अपने पड़ोसी कार्बन को बोलेगा कि ना तू तेज चलता, ना इस पर पॉजिटिव आता, ना इस पर आता और ना मेरे पर आता, अब तू चीज़ों को सुधार। तो ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करेगा है भाई प्लीज़ मुझे भीग दे दे, प्लीज़ मुझे अपना लोन पेयर वापस कर दे। तो ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर वापस करेगा, तो ये तुरंत कार्बन ने जो नाइट्रोजन के साथ में पाई बॉन्ड बनाया है तोड़कर इस पड़ोसी कार्बन को सेटिस्फाई करेगा, ये आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ वापस बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ बन जाएगा ऑक्सीजन। तो सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन NO2। सो देयरफॉर इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, -R इफेक्ट। सो हेंस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज -M और -R इफेक्ट। इतना जरा एक बार नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये चीज कौन कौन कर सकता है। एक लिस्ट दे दूंगा, काम खत्म, पैसा हजम वाला। चलिए लिख लिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब चलो मुझे एक बात बताओ कि ये सारा जो -R इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला, ये कौन कौन सी स्पीशीज शो करेगी,
चलिए ये मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल नोट करेंगे कि आपको कौन कौन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा NO2 के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो तो जैसे ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आप चाहो तो यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दो ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए कि ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है किसी भी चीज में, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है तुम्हारा, अल्डिहाइड। यहां पर भी यही होगा, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन जब तुम्हारी बेंजीन की रिंग से कनेक्ट होगा, ऐसी रिंग से कनेक्ट होगा, तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा जैसे नाइट्रोजन ने खींचा और डबल बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे हो ना? जो नाइट्रोजन के साथ हुआ, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बेंजीन के इस कार्बन ने अपने पड़ोसी कार्बन से ये पाई इलेक्ट्रॉन तोड़ा, पाई बॉन्ड तोड़ा और ये पाई बॉन्ड उठा के नाइट्रोजन को दे दिया, जिससे नाइट्रोजन के पास में डबल बॉन्ड आ जाए और उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो अब ये चीज कार्बन कर पाएगा। फिर आप देखो आपके पास में यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर भी यही होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और OH हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी ये चीज कीटोन में दिख सकती है, C डबल बॉन्ड O, जो तुम्हारे बेंजीन से कनेक्ट हो जाए। तो यहां पर भी ये चीज हो जाएगी कि ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे भी तुम्हारे पास में ईस्टर भी आ जाएंगे। अब तुम्हारे पास में बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। यहां पर OH की जगह OR आ जाएगा, तो यहां पर C, O पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव और ये OR। तो अब लिस्ट तो तुम्हारे पास में नेवर एंडिंग है। आपको अगर रेजोनेंस करते आ गया, इलेक्ट्रॉन घुमाते आ गया, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप इतनी लिस्ट भी याद कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। चलो इतना नोट करो। आई थिंक वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया है, पर रेजोनेंस बहुत डिटेल में पढ़ा है। एंड गाइस पूरी क्लास 12 प्लस आर माइनस आर इफेक्ट पर घूम रही है। ये मेरे से लिखवा लो, ये मैं आपको लिख के दे दूंगा। मैं मेरा यूट्यूब चैनल तुमको दे दूंगा, पूरी इसकी इनकम तुम रख लेना, लेकिन अगर क्लास 12 में ये चीज ना दिखे तो मतलब लिटरली बोल रहा हूं मैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। इसलिए ये वीडियो इसको पूरा डेडिकेट किया। अगले वीडियो में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ के हम इस चैप्टर को करेंगे खत्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, फिर शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।